हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको BPSC 133 का सेकंड पार्ट जो है अपलोड किया है, इसकी वीडियो बनाने वाली हूँ। और सॉरी इसके लिए कि मैंने वीडियो बीच में अपलोड नहीं किए, बिकॉज टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सअप करते हैं, कॉल करते हैं, प्लीज़ व्हाट्सअप करके छोड़ दो मैसेज। कॉल करने की इतनी कोई नीड नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं फ्री होंगी तभी मैं व्हाट्सअप चेक करूँगी। अगर आप कॉल करोगे तो फ़ोन साइलेंट पे रहता है, मैं रिसीव भी नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो भी है बात आपको व्हाट्सअप करना है ओनली। और व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल, वॉइस कॉल कुछ नहीं करना, व्हाट्सअप करके छोड़ दो। फ्री होते ही मैं सबके मैसेज का आंसर देती हूँ रात में। तो अभी कुछ शादी है घर में या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप उसको समझो। आपके एग्ज़ाम है, मुझे भी पता है, बट मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ जैसे अभी थोड़ा टाइम मिला उसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता। संघीय व्यवस्था क्या होती है? जिसमें बहुत सारे संघ मिल के बनते हैं। देखिए, इसमें संघीय व्यवस्था से ये तात्पर्य है कि जैसे कि हम जो केंद्र सरकार की बात करते हैं ना, केंद्र सरकार को ही संघीय सरकार बोलते हैं। तो इसमें हम केंद्र सरकार कैसे बनाते हैं कि बहुत सारे लोगों की मर्जी होती है तभी तो केंद्र सरकार बनती है। सब वोट देते हैं, समझौते होते हैं, उसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार बनती है। तो यहाँ पे आपकी पूरा जो केंद्र सरकार का गठन होता है उसके बारे में पूरी बात की गई है कि सबके उद्देश्यों की पूर्ति करती है केंद्र सरकार, हर एक राज्य भी की पूर्ति करती है ना। ठीक है, तो केंद्र सरकार की बात हो रही है। अब आपको केंद्र सरकार के बारे में सब पता होगा, वो सभी आपको इसमें लिख देना है कि वो किस तरीके की होती है। ठीक है, और इसमें कैसे शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चलती, संविधान में सब कुछ लिखा होता है, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है। क्षेत्रों को अपना एक एक अधिकार दिया होता है। आपको पता है ना कि केंद्र सरकार तो है मेन अब देश के अंदर, बट हर राज्य सरकार तो होती है जिसके पास अलग अलग सबके अधिकार होते हैं। ठीक है, तो हम सबके पास अधिकार है, पर मेन जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर चीज़ें आ जाती है। जब लास्ट में हम बोलते हैं कि किसकी चलती है तो वहाँ केंद्र सरकार आ जाती है। तो केंद्र सरकार के बारे में बताया गया कि उसके हित के बारे में, ठीक है, सब चीज़ के बारे में बताइए। स्वशासन होता है, देश का शासन जो होता है, और वो संधियाँ करता है सब देशों के बीच में। ठीक है, बातचीत करके, तालमेल करके अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। और बंटवारा भी होता है, विकेंद्रीकरण होता है राजनीति का। आपको पता है विकेंद्रीकरण, हर एक के पास शक्तियाँ होती हैं, जिसकी हर एक स्टेट के पास अपनी अपनी शक्तियाँ हैं ना। हर एक स्टेट अपने राज्य में काम करता है। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। मैं ओवरऑल इस बार समझा रही हूँ, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारी वीडियो आज अपलोड करनी है और कल मैं नहीं बना पाऊंगी वीडियो। अगर टाइम मिला तो फिर मैं वापस बना दूंगी। अब इसमें ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और पॉइंट भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है कि दो स्तर की सरकारें का अस्तित्व जो अपने ही अधिकार संविधान के अंतर्गत लेती है, कि इसमें दो स्तर की सरकार होती हैं। ठीक है, दो स्तर आपको मैंने बता दिया ना। एक तो आपका राज्य सरकार की होगी, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, बट इसमें थोड़ा और भी चीज़ें बताई गई हैं, वो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। और ये चुनी जाती है, आपको पता है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं तभी तो बनते हैं। केंद्र सरकार बनती कैसे? हम वोट देते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से पूरा इसका एक प्रोसेस होता है तभी बनती है। तो केंद्र सरकार के बारे में। फिर क्षेत्रीय सरकार द्वारा भी चुनी जाती है। ठीक है, देखिए जो केंद्र सरकार होता है वो क्षेत्रीय सरकार द्वारा कैसे चुनी जाएगी, क्योंकि आपको पता है विधानसभा में जो संसद होती है, विधानसभा, वो सब हर एक स्टेट के जाते हैं ना, वहाँ पे मंत्री जो होते हैं, फिर वो भी तो चुनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी होती है। तो ये सब आप इसको यहाँ से पढ़ लेना। अब इसके अंदर फिर लिखित संविधान के बारे में बताएं। आपको पता है हमारा लिखित संविधान कठोर और लचीला सब है। ठीक है, तो हमारे जो लिखित संविधान है उसके बारे में पूरा प्रोसेस दे रखा है, राज्य सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में, कि राज्य सरकार के पास क्या शक्तियाँ हैं, केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियाँ हैं, और लास्ट में किसका फैसला अंतिम होता है, ये सब आपको पता ही होगा। तो और छोटे राज्य के लिए उपयोगी है जो ये सब, वो सब इसमें एक्सप्लेन करें। तो आप पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर आप जो स्टार्टिंग बताया गया ना कि केंद्र सरकार होती है, संघ सरकारी होती है, कैसे होती है, ये भूमिका में लिखना। बाकी सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना एकदम और वहाँ एक्सप्लेन करना है, बाकी फिर भूमिका कर देना। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई कि विविधता, एकता, ये सब चीज़ें को आप एक बार पढ़ लेना। ईजी है, टफ नहीं है, इसलिए मैं आपको, क्योंकि मैंने शॉर्ट में आपको जब स्टार्टिंग में समझा दिया तो आपको पूरा समझ आ जाएगा केंद्र सरकार है क्या। ठीक है, सॉरी, संघवाद क्या होता है या संघीय क्या होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 3-4 तरीके से बनता है, तो आप इसको खाली ये मत रटना कि संघवाद या संघीय आएगा। ठीक, केंद्र भी आ सकता है वहाँ पे, और इसका 3-4 रूप से और बनता है ये। तो आप इसको एक बार देख लेना, क्योंकि जो आंसर है ना उसी के बीच में से भी क्वेश्चन बन जाता है।
तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। अब यहाँ पे जैसे कि अमेरिका की जो कनाडा होता है उनकी, ये सब की बात की है क्योंकि वहाँ पे भी इसी तरीके से है। तो ये आप पढ़ लेना कि भारत, कनाडा और अमेरिका में किस तरीके से है। उनकी दो दो लाइन ही आपको पढ़नी है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत लेंथी है, आप इसको छोटा करना क्योंकि इतना बड़ा वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉइंट याद कर लेना, 5 पॉइंट आपके लिए इनफ है। 5 से 6 पॉइंट याद करना, उन लोगों को ही वहाँ एक्सप्लेन करना, जो आपको इजी लगे वही याद करना। दबाव समूह और राजनीतिक दल के बारे में मैंने पहले बता दिया था आपको, पहले वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, दल और दबाव समूह मैंने आपको बताया था ना, जो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ मैंने बहुत अच्छे और डीपली एक्सप्लेन की है। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, एक घंटे के आसपास की कुछ वीडियो है, लंबी है ज़्यादा, बट उसको आप देखना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया ये वाला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन रिपीट है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के उसको अच्छे से करना है। जो रिपीट है उसको तो करना ही है, बट जो रिपीट है उसको भी अच्छे से आपको करना है। इसके अंदर जितने पॉइंट है इसमें से आप ये 5 से 7 पॉइंट ले लेना, बाकी उसको ही आप एक्सप्लेन करना। तो दाब समोरी जो है इनमें, अब सरकार का संसदीय स्वरूप क्या है। संसद जो सरकार है वो संसदीय रूप से है ना, पूरा सरकार जो है संसद के अंदर ही होती है पूरी। तो है नहीं कि सरकार ऐसे बन जाती है, संसद के द्वारा ही सब चीज़ होता है संसद के अंदर। उसके बारे में पूछो, उसकी विशेषताएं पूछी है, तो ये बता देती हूँ आपको। देखिए, जो संसदीय सरकार होती है उसको उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। उत्तरदायी क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का उसको उत्तरदायी या फिर उसको आंसर देना होता है। ठीक है, जैसे कि संसदीय जो सरकार है या फिर हमारी जो सरकार है, वो कुछ भी काम करती है वो हर एक चीज़ के लिए उत्तरदायी होती है। हर एक चीज़ के लिए उसको मतलब कि कोई भी चीज़ हो रही है वो उसी के ऊपर ब्लेम किया जाता है या उसी से ही पूछा जाता है। ठीक है, और ये कार्यपालिका शक्ति एवं मंत्रिमंडल इसमें सब निहित होता है। आपको पता है कि कैसे बनती है इसमें जो हमारी केंद्र सरकार बनती कैसे, इसमें कार्यपालिका ही होती है ना मेन। तो कार्यपालिका और सारे मंत्रिमंडल इसमें आते हैं। मंत्रिमंडल इसको सरकार कह सकते हैं। और संसदीय सरकार शासन कि वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका मंत्रिमंडल अपने कार्य के पूरे एक विधि वो होती है, विधायिका जो होती है उसके द्वारा पूरा प्रोसेस होता है, उसके द्वारा ही अपना काम करते हैं, पूरा उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, इसके बारे में बस यही है कि वो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, वो पूरी प्रोसेस से चलती है। उसके अंदर मंत्रिमंडल आता है, कार्यपालिका आती है, विधायिका आती है, ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। फिर है कार्यपालिका अपने पद पर उसी समय तक रहती है जब तक उसे विधायिका संसद का बहुमत मिलता है। ठीक है, जब तक उसके पास बहुमत होगा तब तक वो वहाँ तक रहेगी। 5 साल तक का तो आपको पता ही होता है। ठीक है, तब तक रहती है, बट वो बीच में टूट भी सकती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बताइए। जब तक उसको बहुमत मिलता है वो रहती है, जब नहीं रहता तो वो हट जाती है। और आपको पता है मंत्रिमंडल का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो पूरा कार्यपालिका जो वही होती है जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार कार्यपालिका होती है, उसका नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और वो बनती कैसे है पूरी कार्यपालिका? वोटों आपको पता है ना, पूरी बनती कैसे? बहुमत से बनती है, अपने आप तो आती नहीं है, बहुमत से पूरा एक प्रोसेसर होता है उसके साथ में ही बनती है। और आपको पता है जो राष्ट्रपति है वो नामात्र होता है, वो खाली साइन के लिए होते हैं। पूरा कार्यभार किसके हाथ में होता है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका के हाथ में से भी ज़्यादा किसके होते हैं? प्रधानमंत्री के हाथ में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री डिसीजन लेता है, उसके मंत्रिमंडल उसके साथ संयोग करते डिसीजन लेते हैं। फिर लास्ट में साइन किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति देखिए मना भी कर सकता है, बट वो यूँ बोल सकते हैं कि आप वापस से इसको चेक कर लो, मतलब कि वापस से आपको भेज सकता है कि इसको वापस चेक करके या उसको सही करके दे दो, बट वो बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता। उसको लास्ट में साइन करने ही होते हो जो भी चीज़ हो। तो वो सब चीज़ें इसमें बताइए। उसमें फिर आपको संसद जो शासन प्रणाली है उसकी विशेषता बताइए। तो आप पहले से भी पढ़ते आ रहे होगे तो आपको पता होगा संसद के बारे में कि संसद सरकार के देश में मुखिया नाम मात्र का होता है। ठीक है, संसद का जो सरकार में देश का मुखिया नाम मात्र होता है, राष्ट्रपति की बात हो रही है इसमें। ठीक है, ये फिर संसद के हेड मान लो, वैसे राष्ट्रपति की बात है, नाम मात्र होता है, प्रधानमंत्री मेन होते हैं जो मंत्रिमंडल का होता है। फिर उसके बारे में ही सब चीज़ें बताइए, तो आप इसमें ना पोस्ट करके पढ़ लेना। इसमें बस यही है कि प्रधानमंत्री के बारे में सब चीज़ें बताई गई होंगी, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि वो क्या होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। ठीक है, और बाकी कार्यपालिका के बारे में कि कार्यपालिका कैसे गठित होती है, उसका किस किस से संबंध होता है,
वो सब चीज़ें और किन किन चीज़ों में मदद करती हैं वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है। उसका मुखिया ये सब तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं, तो सारे पॉइंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ईजी पॉइंट लगे वो 10 पॉइंट कर लो, बस आपके लिए इनफ है। अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप 10 से 12 पॉइंट कर लो। अगर 10 नंबर का बन रहा है तो 6 पॉइंट कर लो, वो भी इनफ है। जो इजी है उसको कर लो, और एक पॉइंट में से भी आप 2 पॉइंट इजीली बना सकते हो, क्योंकि एक में भी 2 बातें होती है कभी कभी, तो उसको भी आप कर सकते हो। और देखिए मेरा गला भी ठीक नहीं है, ठीक है, थोड़ी भारी भारी सी आवाज़ है, तो आप ये सब कर लेना इसको। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम शासन है। आपको पता है लोकतंत्र सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र मतलब क्या होता है? जनता का शासन, जनता द्वारा किया गया शासन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लोकप्रिय विश्व का सबसे अच्छा सबसे अच्छा बड़ा शासन कहलाता है, क्योंकि राजतंत्र, तानाशाही, ये सबको तो कोई पसंद ही नहीं करता, क्योंकि इसमें जनता का सपोर्ट नहीं होता, जनता इससे कटती है। बट लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में सरकार का सहयोग करती है जो आपकी सरकार होती है। इसमें आपको स्वतंत्रता मिलती है, समानता मिलती है, सारे अधिकार मिलते हैं, आपको सब चीज़ें मिलती है जो हम अभी देश में है। लोकतंत्र सरकार, लोकतंत्र देश में हमको सारे अधिकार मिले। आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी घूमो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कहीं रहो, सब कुछ अधिकार है ना। वो कैसे मिले आपको? लोकतंत्र के से तो मिले हैं, ठीक है। कुछ भी बोलो, बट बोलो वही जो सामने वाले के अगेंस्ट में ना हो, मतलब कि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बट अगर हम जब ब्रिटिश वाले टाइम की बात करें, ब्रिटेन जब कब्जा करा था, तो उस टाइम लोकतंत्र तो था नहीं, ब्रिटेन का कब्जा था, तो उस टाइम पे आपको अधिकार नहीं था। आप प्रेस में कुछ भी नहीं बोल सकते थे अपने मन चाहे। अभी जाओ, अभी आप टीवी ओपन करो, जो मन में आता है टीवी में, जो हम देखते हैं ना डिबेट होती है, जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं, उनको अधिकार है, बट किसी को गलत नहीं बोल सकते। बट पहले के टाइम पे चल जाओ, ब्रिटेन के टाइम पे जब हमारे ऊपर शासन था, हम ठीक है औपनिवेश थे, तो उस टाइम पे आप प्रेस में कुछ बोल ही नहीं सकते थे, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा अगर आप कुछ बोलोगे अगेंस्ट में सरकार के। बट अभी सरकार के अगेंस्ट में कितना भी बोल लो, कुछ कर ही नहीं सकते। बट ये है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, है ना। बट अभी आपको सारे अधिकार है वो सब इसमें लिखे हुए हैं, आपको जो पता है वो सब लिख देना, अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दो, वो लोकतंत्र कहलाता है, जिसमें सारी अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें सर्वसत्ता मान के बारे में पूछा है कि सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, तो सारी अच्छाइयाँ लिखने, इसमें कुछ बुराइयाँ तो वैसे भी नहीं होती और लिखनी भी नहीं है आपको, ठीक है। आपकी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, सबको समान अधिकार मिलते हैं, ठीक है। और अमीर गरीब सब इक्वल हैं, न्याय सब कुछ टाइम, मतलब न्याय सबके लिए बराबर है, स्वतंत्रता है, सारी चीज़ आप ऐड कर देना। इसमें संविधान होता है, लोकतंत्र है तो संविधान भी है, तो सब आप इसमें लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने विकासशील देशों पर ऋण संकट से राहत पाने के लिए कौन सी शर्तें लगाई हैं कि उनको राहत मिल जाए? तो IMF जो होता है वो ऋण देते हैं, जैसे कि जो विकासशील देश होते हैं ना, अपना विकास कर रहे हैं, जो गरीब देश है अपना विकास कर रहे हैं, उन्हों की बात है। तो आपको पता है उनको ऋण लेना पड़ता है, क्योंकि उन देशों में कोई भी संकट आता है, कोई बीमारी आती है, तो वो कैसे छुटकारा पाएंगे? ऋण लेंगे ना। अब ऋण कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं। बैंक तो जो विश्व का बैंक है आपका, वहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब हम ऋण तो ले लेते हैं, पहले कोई भी देश है, जैसे कि अभी पाकिस्तान की बात करती हूँ, पाकिस्तान ने चीन से ऋण ले रखा है, चुका नहीं पा रहा, तो वो उसकी पूरी शर्तें मानेगा। तो ऐसे ही जब हम UNO के थ्रू जब हम लेते हैं, ठीक है, जो विश्व का बैंक होता है, जब हम वहाँ से ऋण लेते हैं तो चुकाना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने इस तरीके से अपना डिज़ाइन किया, अपनी शर्तों को इस तरीके से बनाया कि जो ऋण ले रहे हैं विकासशील देश, जो गरीब देश ऋण ले रहे हैं, जो अपने विकास कर रहे हैं, तो वो उसको चुका सके, ठीक है। इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया उस ऋण को कि आप उसको ईजिली चुका सको, आप किसी दबाव में ना हो ज़्यादा, और अपना विकास भी कर सको। मैं एक बैंक का एग्जांपल दे रही हूँ, जिसके हम बैंक से लोन लेते हैं। बट बैंक में क्या होता है कि अगर हम लोन नहीं देते तो जो भी हम चीज़ें वहाँ रखवा रहे हैं उसको रख लेते हैं, या फिर घर पे आ जाते हैं, तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, ऐसे ही होता है ना। बट जब हम विश्व के उस पे लेते हैं, एक कोई देश ले रहे हैं, तो IMF क्या करता है, इतना कठोर नहीं होता, वो आपको राहत दे देता है चीज़ों में। इस तरीके से बनाता है कि अगर आप देरी से दे रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो आपको छूट देता है चीज़ों में, संतुलन बना के रखता है कि आप जब भुगतान करो अपने ऋण का, तो एक संतुलन हो, आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो वो सब चीज़ें इसमें बताइए। अब IMF में भी बहुत सारे इसके सदस्य हैं, देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं, तो वो भी इस तरीके से सहयोग करते हैं विकासशील देशों को, ताकि वो अपना
सही से आर्थिक विकास कर सके। तो पूरा यही बताया गया है, बस इसमें ये है कि आपको अब एक एक लाइन में ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बट आप इसको पोज करके ज़रूर पढ़ना। मैं जितने भी क्वेश्चन समझा रही हूँ ओवरऑल ये आपको पोज करके पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको लिखने के लिए मटेरियल चाहिए ज़्यादा एग्जाम में लिखने के लिए, जो मैं बता रही हूँ तो आप थोड़ी सी लाइन में ही ख़त्म हो जाएगा, बट लिखने के लिए मटेरियल जो चाहिए वो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। जब मैं समझा दूंगी तो पढ़ने में आपको ईजी होगा कि इसमें है क्या चीज़ें, तो इसलिए मैं ओवरऑल बता देती हूँ एक बार। तो अब इसमें सन की बातें हो रही हैं, ये आपको अगर याद रहती हैं तो आप ज़रूर लिखना, अगर आपको याद नहीं रहती तो आप मेंशन भी मत करना, क्योंकि गलत मेंशन करोगे तो अच्छे मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट है अति विकसित राज्य का क्या अर्थ है। अति विकसित, अति विकसित मतलब समझते हो, बहुत ज़्यादा विकसित, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए अति विकसित से मतलब क्या है, अमीर देश का नहीं है यहाँ। अति विकसित से यहाँ पे यही मतलब है कि आप अपने देश का मतलब कि लोकतंत्र का या वहाँ का विकास किस तरीके का है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का एक वो दिया गया एग्जाम्पल। यहाँ पे यही देखिए, पाकिस्तान हम पाकिस्तान तो पहले हिंदुस्तान में ही था, ठीक है, इंडिया में था। तो जब हम पे ब्रिटेन वो था, कब्जा कर रखा था, तो उस टाइम पे हमारे पास लोकतंत्र तो नहीं था, ठीक है, बट हमारे पास उस आज़ाद होने के बाद एक जो सिविल सेवा पूरी होती है, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, वो था एक मजबूत वाला। क्योंकि जब भी कोई देश शुरू से ये सब चीज़ें बनाता है तो उसको बहुत टाइम लग जाता है, बट जब हम उनके कब्ज़े में थे, औपनिवेश थे ब्रिटेन के, तो यहाँ का जो वो था ना, सिविल सेवा, बाकी जितनी भी चीज़ें थी, जो नौकरशाही होती है और बाकी जो भी चीज़ें होती है, वो बहुत डेवलप थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की उस टाइम अच्छी थी, तो ब्रिटेन हमारे देश पे कब्जा करा तो हमारी भी अच्छी हो गई। तो हमारा इसलिए अति विकसित कह सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या लोकतंत्र अब मजबूत हो ना हो, बट हमारी जो चीज़ें हैं ना बाकी की, वो बहुत मजबूत हैं। पाकिस्तान की यहाँ बात हो रही है वैसे तो, क्योंकि पाकिस्तान पहले लोकतंत्र तो था ही नहीं वहाँ पे, लोकतंत्र तो आज़ाद होने के बाद आया। बट वहाँ की जो चीज़ें ना, आप देखो कोई देश जब एक नया नया बनता है, कोई देश, एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई देश एक समझ लो आज एक नया देश बना, तो उसके अंदर उसको सब चीज़ें बनाने में कितना टाइम लगेगा, हर एक चीज़ को, सिविल सेवा को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वहाँ का नौकरशाही हो गया, वहाँ पे कुछ भी राज व्यवस्था होगी, आर्थिक व्यवस्था होगी, ये सब सिस्टम बनाने में उसको बहुत साल लग जाएंगे। बट पाकिस्तान के यहाँ जो बात हो रही है, जब ये आज़ाद हुआ तो उसको ये सब चीज़ें बनी बनाई मिल गई। अब ये बनी बनाई किसके द्वारा मिली? ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि वो तो पहले यहाँ थे, तो उन्होंने ऑलरेडी सब अब अभी एग्जाम्पल इंडिया का देख लो, यहाँ का संसद हमने थोड़ी बनाया, वहाँ का तो पहले से बना। यहाँ की जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं ना, जितनी भी कार्यपालिका हो गई, विधायिका, संसद हो गई, ठीक है, सिविल सेवा हो गई, यहाँ पे सब चीज़ें ब्रिटेन की ही देन है, और वही अभी तक चल भी रही है उसी फॉलो पे। तो इसका मतलब हम किस लिए मजबूत हैं इन सब चीज़ों में? क्योंकि उन्हों की देन है। ऐसी पाकिस्तान की बात हो रही है, ये सब चीज़ें उन्हों की देन है, तो इसलिए मजबूत है। चाहे हम गरीब हो देश, पाकिस्तान गरीब है, ठीक है, बहुत विकसित देश थोड़ी है कि बहुत अमीर देश है, हमसे तो गरीब ही है, बट उसके वहाँ की ये सब चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन की देन है। तो वो इस अति विकसित मतलब यही है कि आप अभी तो उभरे ही हो, बट आपके पास जो बेस है वो बहुत मजबूत है आपका, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप इसको पोज करके पढ़ लेना। वहाँ की आर्मी, पुलिस, सिविल सेवा, ये सब चीज़ें बताई जा रही है, ये सब बहुत स्ट्रांग है, तभी वो अपना देश चला पा रहे हैं। अगर समझ लो हमारे ऊपर ब्रिटेन का नहीं कब्जा होता और इंडिया पाकिस्तान अपने आप ही अलग होता ना, हमारे ऊपर कोई कब्जा नहीं होता, हम खुद ही अलग होते, हम इतने स्ट्रांग नहीं होते इन सब चीज़ों में, क्योंकि हमको फिर सब चीज़ें बनानी पड़ती, शुरू से करनी पड़ती। बट जब उन्होंने कब्जा किया तो हम स्ट्रांग हैं इन सब चीज़ों में, आपको पता ही होगा ये सब चीज़ें। तो वही इसमें बता रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, बाकी जो मैंने बताया वही आपको बार बार लाइन पढ़ने को मिलेगी, बट तब भी आप इसको पढ़ लेना। कल्याणकारी राज्य शब्द को परिभाषित करना है। कल्याणकारी राज्य क्या होते हैं? देखिए, कल्याणकारी राज्य वही एक राज्य है जो नागरिकों के हित की बात करे, नागरिकों के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी लिख सकते हो सब लिख दो इसमें। कल्याणकारी मतलब ही यही होता है कि जो कल्याण करे, ठीक है, अच्छा करे, किसका? नागरिकों का, समाज का, उसके बारे में पूरा आपको लिख देना है। सहायता करता है, जीवन जो हमारा है, मानव अधिकार है वो हमको देता है, ठीक है, जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकता होती है वो हमें प्रोवाइड कराता है। न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो होती है न्यूनतम। आपके पास सही अच्छी रोजगार हो, बट हमारे अभी है नहीं ऐसा, बट आपको अच्छा लिखना है सब कुछ। वही कल्याणकारी राज्य है एक, जो एक राज्य आपके लिए अच्छा सोचता है। तो सब चीज़ आप उसमें बना बना के लिख देना,
ठीक है, जो राज्य अपनी जिम्मेदारी समझता हो, नागरिकों की जिम्मेदारी उठाए, ठीक है, उनके अच्छे बुरे सब चीज़ में उनका साथ दें, कल्याणकारी राज्य कहलाता है। बाकी आप इसमें पोस्ट करके पढ़ लो, आपको इसमें विशेषता पढ़ने को मिलेंगी 2-3 राइटर की, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ही लिखी है। कंठ की बात हो रही है, उन्होंने कल्याणकारी राज्य के ऊपर पूरा एक लेसन लिख डाला है, तो आपको ये एग्जाम्पल जो देना होगा, या कंठ लिखा है ना जो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला आप विशेषता करके लिख देना वहाँ, क्योंकि इन्होंने है ना पूरा एक लेसन बनाया, पूरा इसके बारे में लिखा है बहुत डीप में। एमए में पढ़ोगे पता चलेगा आपको, बहुत डीप में लिखा कल्याणकारी राज्य पे इन्होंने। तो आप इन्हों के बारे में एक लिख देना विशेषता करके। अभी जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट वही सब है जो मैंने ऊपर बताया ना, वही सब पॉइंट बना के एक्सप्लेन कर रही है आप। तो आप ऊपर भूमिका में लिख देना, फिर उन्हों को पॉइंट बना के आपको यहाँ एक्सप्लेन भी करना है ताकि हाईलाइट हो आपके पॉइंट। ब्लैक पेन से लिखना है हैश डाल के, काउंटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे को ऐसा लगता है काउंटिंग लिखने से पता रहता है, जो चेक करेगी वो पढ़ देख लेते हैं 1 2 3 4 है, कम है। हैश डालते हो, स्टार डालते हो तो ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है, अगर वो गिने ना तो इसलिए हैश स्टार डाला करो, 1 2 3 मत लिखा करो। बाकी ये पढ़ लेना, आपको वही सब चीज़ें बताएं कि राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि और लोक, कि इसमें कि जो राज्य का आपका कार्य क्षेत्र है इसमें वृद्धि करना, ठीक है, आपके अधिकारों को उन्नति देना, सारे हित देना, सारे कार्य अच्छे अच्छे करना, स्वतंत्रता को खत्म ना करना, स्वतंत्रता बनाए रखना, ये सब है। तो ये और राज्य की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है कि आपको राज्य की सुरक्षा मिलेगी, राजनीतिक सुरक्षा मिलेगी, तभी तो आप सुरक्षित रहोगे। तो वो भी कल्याणकारी राज्य ही करते हैं। तो यहाँ पे ये सब सारे पॉइंट हैं, ये आप इसको पढ़ना। प्रजातंत्र पद्धति, प्रजातंत्र वही जहाँ पे जनता की चलती है, इसको लोकतंत्र भी बोलते हैं। तो लोकतंत्र होता है इसमें पूरा, ठीक है, आप अपने हित के अकॉर्डिंग सरकार को चुनते हैं, उसके पूरे लोकतंत्र, वो सब चीज़ें इसमें लिखिए। नागरिक स्वतंत्रता, आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता होती है नागरिक रूप से। सामाजिक समानता, आपको धर्म जाति लिंग भेद किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, सामाजिक स्वतंत्रता होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, कि हम जो दूसरे बाकी देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करते हैं उसमें बढ़ावा देते हैं ताकि हमारे देश में उन्नति हो, काम चले, ये सब चीज़ें में। आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक रूप से जो देखते हो ना आप अभी कि जो लोग गरीब होते हैं या किसी रेखा से नीचे आते हैं ना, गरीबी रेखा से, तो उनको सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार भी देती है। तो ये कल्याणकारी राज्य के अंदर ही आते हैं जो आर्थिक रूप से भी मदद करती है सर, ठीक है। अभी कोरोना के टाइम पे हुआ था ना, आर्थिक रूप से मदद हो रही थी, राशन में, पैसों में, तो वो आर्थिक रूप से होती है। तो वो सब आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। सभी को रोजगार देना, ये देते नहीं है बट है इसमें, रोजगार देते सभी को, तो आपको लिखना होगा, कल्याणकारी राज्य की बात हो रही है तो हर किसी को रोजगार देना, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होगी। संपत्ति आय का समान वितरण, कि जो भी संपत्ति आए सबको समान वितरण देना, मतलब कि सबका अधिकार है उसमें, सबको समान देंगे, किसी को ज़्यादा कम नहीं। बट ऐसा तो होता ही नहीं है, जिसके पास बहुत सारी है वो तो उसी की है, दूसरा तो उसमें ले ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। मैं साइड में आपको दूसरा पॉइंट भी बता रही हूँ कि जो रियलिटी है, बट लिखना आपको ये सब है, उसमें नेगेटिव कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। बाकी दिखाती हूँ, ये सब पोज करके आप ही इसको पढ़ते रहना। कृषि और इनमें व्यापार में उन्नति करना, उनको मतलब ये कम उस पर ऋण, मतलब कम ऋण पे सामान उपलब्ध कराना, ये सब चीज़ें उनका विकास करना, ये सब चीज़ तो आप पढ़ ही लोगे, सेम सेम चीज़ें भी कुछ आ रही है। तो सारे पॉइंट आपको मत करना, जो आपको इजी और याद करने में इजी लगे ना, जो आपको याद रहे और उस पॉइंट से आप पूरा लिख भी सको, वही आपको लिखने हैं। ऐसे मत याद करना कि आप उसको एक्सप्लेन ही ना कर पाओ, खाली पॉइंट याद रह जाए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखना है। सार्वजनिक सुविधा होती हैं वो सारी आपको मिलती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है, परिवहन, संचार, सिंचाई, बैंक, ये सब तो सार्वजनिक रूप से जो आपको मिलती है सारी सुविधाएं। तो वो आपको समाज सुधार के, समाज में सुधार करना, जिसकी जो ये बाल विवाह इसको ख़त्म करना, छुआछूत को ख़त्म करना, पर्दा प्रथा होती है उसको ख़त्म करना, मदिरा पान जो करते हैं इन सबको कम करना, ये सब चीज़ें इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था और एक दलीय व्यवस्था में आपको अंतर बताना है। देखिए यहाँ पे जो एक दल व्यवस्था की बात हो रही है, एक दल व्यवस्था मतलब एक ही दल होगा, ठीक है। बहुदल मतलब बहुत सारे दल होंगे। तो जब एक ही दल होगा आपके पास एक ही ऑप्शन होगा चुनने का, तो आपके पास अदर ऑप्शन नहीं होंगे, तो एक जो ऑप्शन है वो चाहे अच्छा हो बुरा हो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, यही होता है ना इसका मतलब। जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पास
रहते हैं ऑप्शन कि जो बेस्ट है उसको चुने। बट जब आपके पास एक ही ऑप्शन है तो वो चाहे अच्छा हो बुरा हो आपको तो वही चुनना पड़ेगा। तो एक दल व्यवस्था में भी सेम ऐसा ही है। जब एक दल व्यवस्था होती है तो वो तानाशाही भी होती है, राजतंत्र भी होती है, आपके ऊपर अत्याचार भी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि वो उसके सामने कोई और है ही नहीं। अब वो अच्छा करे बुरा करे आप उसी को ही चुनोगे। बट इसमें कुछ ये भी है, कुछ विरोधाभास ये भी है कि इसमें कुछ अच्छे भी निकल जाते हैं। जैसे कोई ऐसी सरकार होती है कि एक ही होती है परंतु आकर्षित कर लेती है लोगों को, वो थोड़ा अच्छा भी कर सकती है। ठीक है, बट एक दल व्यवस्था हमेशा अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि एक दल व्यवस्था में ऑप्शन ही नहीं है तो वो तो कभी बुरा भी करेगी तो आपको उसका सहना भी पड़ेगा। तो उसी के बारे में पूरा बताया गया है कि एक दल जो सरकार होती है उसमें आपको जो नेता होता है वो आप तानाशाही टाइप का होता है, एकाधिकार होता है उसका, उसका जो मर्जी चाहे वो कानून बनाए वो सब करे, उसकी मर्जी है। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग ही सदस्यों को भी चुनेगा जो उसके हित में बात करेंगे। तो ये सब है। उसमें नियुक्ति की भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि एक ही दल है, कौन नियुक्ति किसी से नियुक्ति खुद ही बन जाएंगे। ठीक है, वो कुछ सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो अब इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। एक दल का मतलब यही होता है तानाशाही सरकार या राजतंत्र जिसे बोलते हैं। ठीक है, और अभी भी बहुत सारे देशों में आपको देखने को मिलेगी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक सरकार हम खुद से भी बनाते हैं, एक ही दल होते हैं और हम उसको पसंद भी करते हैं क्योंकि वो अच्छा भी काम कर रही होती हैं, बट ज़्यादातर बुरे काम करने वाले ही होते हैं। तो यहाँ पे पूरा इटली का यहाँ पे पूरा बताया गया है। इटली में जो फांसी व्यवस्था में साथ हुआ था वो सब आप पढ़ लेना। मुसोलिनी, इन सब के बारे में बताया गया है। एक दल की व्यवस्था के बारे में, इसको गैर अधिनायक का एक दल व्यवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी आ सकता है, गैर अधिनायक, अधिनायक, एक दल व्यवस्था, एक दल प्रभुत्व व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ों से आ सकता है ये क्वेश्चन। बहुदल व्यवस्था, वहाँ पे तो लोकतंत्र होगा, जाहिर सी बात है, वो उसमें आपका ऑप्शन भी है। एक दल व्यवस्था में भी लोकतंत्र होता है बट लोकतंत्र ना के बराबर होते हैं आपका। ठीक है, बिल्कुल ही ना के बराबर लोकतंत्र है, कुछ वो नहीं है। बट बहुदल व्यवस्था में लोकतंत्र है, तभी तो आप चुन के उन को बनाते हो। हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है, एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हैं। कहीं कहीं एक पार्टी होती है, कहीं दो पार्टी और कहीं बहुत सारी पार्टी। तीन तरीके की पार्टियां कहलाती है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके। बहुदलीय जहाँ है भारत का नाम लिख देना, भारत के बारे में लिख देना, यहाँ की पार्टियाँ जो है। बट इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है कि वो धर्म के हिसाब से अपना अपना लोगों को बांट लेते हैं। बहुदलीय में ऐसा भी होता है, बट एक दल भी ठीक नहीं होता है। अब ना, ये तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप पोस्ट करके इसको पढ़ लेना। यहाँ पे चमत्कारी शासन के बारे में बताया गया है। देखिए मैंने आपको बताया ना, ऊपर यहाँ देखेंगे जब एक दल व्यवस्था में ये भी होता है कि कोई कोई शासन ऐसा होता है आकर्षक वाला होता है, या चमत्कारी नेता समझ लीजिए आप। चमत्कारी नेता हो गया तो वो ही बहुत सालों से चला आ रहा है, बाकी कोई पार्टी ही नहीं बन रही है क्योंकि वो इतना मजबूत है, उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। तो वो भी एक दल व्यवस्था में आता है, वो अच्छे वे में आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें बताया गया है। अब यह नागरिक समाज की अवधारणा की व्याख्या के प्रति ग्रामशी का क्या योगदान है, ग्रामशी का इनों का योगदान बताना है इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है एक बार आप इसको पोज करके पढ़ लेना, क्योंकि मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रही हूँ। मैं आपको सारे क्वेश्चन इसमें दिखा देती हूँ, एक बार आप इसको पोज करके पढ़ लें। तुलनात्मक राजनीति क्या होती है मैंने पहले आपको समझा ही दिया है, जिसमें तुलना की जाती है पूरी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण बताना, इसमें ऐतिहासिक क्या दृष्टिकोण है वो सब आप इसमें बता देना। बाकी ये सब क्वेश्चन एक बार आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना, क्योंकि अभी मेरे को कुछ काम है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे को कमेंट में बता देना नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।